डॉक्टर सना, आज फिर हम आए हेल्थ आर्ट के साथ। आज जो मेरी खुशी का रीज़न है वो ये है कि मैंने आज जिनको अपने शो में बुलाया है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी मेंटोर हैं, एडवाइज़र हैं, हमारी फैमिली डॉक्टर और फिजिशियन भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर इरम फैसल, जो कि कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट हैं। तो जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक? मुझे खुद इतनी खुशी हो रही थी और मैं सुबह से सोच रही थी कि आज मुझे सना के प्रोग्राम में जाना। तो आप मुझे बताएं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके हमारे स्टूडियो में हमारे लोगों से मिलके कि हम किस तरह का प्रोग्राम पेश करते हैं, और आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इम्प्रूव किया है चीज़ों को, और स्टूडियो तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आप जिस एरिया में काम करती रही हैं, आपने सुना होगा वहाँ से HIV के बहुत केसेस आ रहे हैं। जी, जो ये बहुत बड़ा एरिया की बात करें आप। जी, ये बहुत बड़ा इस वक्त हेल्थ क्राइसिस चल रहा है हमारी सिटी के अंदर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, अब ये तो सबको सोचना चाहिए, हमें सबको गैदर होके इस चीज को बहुत, अब तो आंखें खोलने वाली बात हो गई है ना कि भाई अब तो आंखें खोल लें। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ पेंडेमिक है, पेंडेमिक ही है, और इतने छोटे छोटे बच्चे, कितने 93 केसेस सुबह तक मैंने देखा था। जी, अच्छा, 93 केसेस, और 9 उसमें डेथ्स भी हुए हैं, और बहुत छोटी एजेस, 3 years, 9 years। अच्छा, ज्यादा छोटे बच्चे हैं। हाँ, एक्चुअली इन लोगों को खुद भी नहीं शुरू में पता लगा ना, तो ये तो बच्चे दोबारा अब जो है बुखार, नजला, खांसी के साथ बार बार एडमिट हो रहे थे, बार बार टेस्ट क्लियर आ रहे थे, लेकिन समझ नहीं, फिर किसी ने कोई टेस्ट करवाया तो उससे ये चीजें बहुत सारी क्लियर। तो एक पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल का नाम आ रहा है, मैं सॉरी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम आ रहा है कि इनके ही केसेस में ऐसा आया है कि 93 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक HIV पॉजिटिव के। अच्छा, देखिए, एक तो वो जिस एरिया में है उस एरिया में वे ऑफ लिविंग लोगों का, फिर ज़ाहिर है उनको इतने फंड्स नहीं मिले होंगे, बच्चे बीमार होंगे, उन्होंने वही रीयूज की हैं सिरिंजेस जो हैं। अब आप अपनी सिरिंजेस ले जाते या कुछ, मतलब ये तो किसी के दिमाग में नहीं थी ना ये बात, किस तरह हो सकता है। बिल्कुल सही। अगर ये शुरू से ही एक आप ट्रेंड बना दें, आप, लेकिन मतलब फंड्स वगैरह की वजह से और पुअर लिविंग की वजह से और बिल्कुल हाइजीनिक खाने पीने का इतने मसले हैं, साफ पानी के मसले हैं, तो अभी सिरिंज तो उनके लिए बहुत बड़ी नहीं। लेकिन देखिए, आप जो अगर बात करें कि हम अब पेशेंट पे अगर हम बात करें, पेशेंट आ रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है या इमरजेंसी में आ रहा है, तो कुछ चीजें तो पेशेंट के माइंड में ऑब्जर्वेशंस तो होनी चाहिए ना, कि मैं एक जगह पर आया हूँ, इलाज के लिए आया हूँ, यहाँ से मुझे बीमारी लेके नहीं जानी, मैं यहाँ पे शिफा के लिए आया हूँ। ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा उस टाइम पे। अब ये तो फिर एकदम से, जैसे कोविड था तब कोविड के लिए भी कोई सोचता नहीं था ना कि भाई इस तरह भी हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड साइलेंट हो जाएगा। बिल्कुल, कभी जिंदगी में नहीं। तो अब ये तो खैर बहुत बड़ी बात हुई है और हमें बहुत दुख भी है, और अब हम लोग आगे कोशिश, मतलब सोचते हैं अल्लाह ताला बस आगे इन चीज़ों से महफूज करे, और बहुत बड़े उस पर कोई हम लोगों को प्री मेजर्स लेने चाहिए कि भाई ये रुकना चाहिए। अब ये इस तरह ज़रा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो जिनमें पढ़े लिखे नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो कैसे इसको इस तरह फैला देना चाहिए, इसकी अवेयरनेस को, कि हर किसी को पता हो कि ये क्या चीज़ है। असल में देखिए, HIV को ना हम बड़ा टैबू टॉपिक समझते हैं ना, बात करने के लिए हमें लगता है बहुत टैबू है, अगर हम बात करेंगे तो लोग गलत आपको जज करेंगे। जी, तो ये एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है। तो बेसिकली मैं जानना चाहूंगी कि हम अगर बात करें HIV के फैलाव की, तो वो उसके रूट्स क्या हो सकते हैं? सही है, जो इस वक्त आपको लग रहा है कि इस वक्त जो HIV फैला है वो इस पर्टिकुलर रूट की वजह से फैला है? ये तो इस दफा तो सिरिंजेस से है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो रीयूज हुई हैं, जो कि अब हम लोग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं। लेकिन वैसे इसके 5-6 ट्रांसमिशंस हैं। आप ब्लड के थ्रू हो सकता है, जो कि ये हुआ है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और भी 2-3 इसके मेन कॉजेज हैं। लेकिन मिथ ये है कि भाई ये मॉस्किटो बाइट से या उससे हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये मैंने कभी ऐसा सुना नहीं मॉस्किटो बाइट। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। मैंने बहुत इसके ऊपर पढ़ा और बात हुई हमारी। मॉस्किटो अगर बाइट करेगा पेशेंट को, नहीं, इससे नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि हाथ मिलाने से नहीं होता,
आप हक करने से नहीं होता, फूड शेयरिंग से नहीं होता, ज्यादातर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिरिंजेस जैसे सैंपल लेने या इंजेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इन चीजों से। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या सिम्टम्स ऐसे हम देखें किसी पेशेंट के अंदर, अगर वो लास्ट कुछ दिन में हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो ऐसे क्या पोस्ट ऑप सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं जिससे हम फौरन कहना चाहिए कि आप पेशेंट का हम HIV टेस्ट करा लें? देखिए इसमें मल्टीपल अच्छा सिम्टम इसके बड़े सादे हैं, नजला, जुकाम, इम्यूनिटी डाउन है, आप बार बार वो एंटीबायोटिक कोर्स एक ले लिया 5 डेज का या 7 डेज, फिर दोबारा वो 5-10 दिन के बाद आ गया, तो फिर अब आपको अलार्मिंग सिग्नल हो गया ना कि भाई अब पहले तो जाहिर हम लोग इस वाले इंसिडेंट के बाद पहले तक तो कोई इस तरह सोचता नहीं था, बहुत ही रेयर केसेस और लोग बताते भी नहीं थे। अब ये तो खुल के सामने आ गया ना कि भाई कि किस तरह होगा। जाहिर आप प्लीज आप सिंध कंट्रोल अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उधर जाके फ्री टेस्ट है, सिरिंज भी शायद आपको अपनी खुद लेके जानी है, कुछ इस तरह है, और प्लीज टेस्ट करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मेड रखें, ड्राइवर्स रखें, जो भी रखें, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट घर की स्क्रीनिंग प्लीज एक दफा पहले सब करवाएं और उसके बाद इन चीजों को आप थोड़ा थ्रू आउट करें। बहुत डिफिकल्ट हो गया है और इसको थोड़ा सा बहुत इजी वे है, 20 रुपए की 15 रुपए की सिरिंज है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इससे ज्यादा महंगी तो आजकल कैंडीज और टॉफीज वगैरह हैं और आजकल हर कोई अफोर्ड कर रहा है। अगर हम लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में भी चले जाएं तो छालिया, पान, गुटखा ये सब खाने के लिए लोगों के पास पैसे हैं, मोबाइल चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं। अब नहीं की तो देखें कितने चीजों से आपने डिस्टर्बेंस की है ना जी। अब बताएं जिन लोगों को हो गया है अब पेरेंट्स क्या करें, किस तरीके से उनको ट्रीट करें? अब ये तो एक्चुअली सिस्टमैटिकली ही ट्रीट होगा। पहले तो उनका टेस्ट हुआ है, उसके बाद ये सिस्टमैटिकली जो उनको सिम्टम्स आते जा रहे हैं उसको ट्रीट करते जा रहे हैं। फिर अब ये दोबारा जब रीस्कैन होगा तो उसके बाद इसका कोई प्रोटोकॉल सॉर्ट आउट होगा। अभी तो ये खुद इतनी बड़ी क़यामत गुजरी है पेरेंट्स के ऊपर और सबके ऊपर। किसी को पता चले कि उसको उसके बच्चे को HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए तो कितनी बड़ी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। हाँ, लेकिन ये कि जाहिर है उससे गवर्नमेंट भी अब देख रही है, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी की हैं चीजें, अब उसका क्या आगे आहिस्ता आहिस्ता सब इसको देखते जाएंगे। जी डॉक्टर साहबा, तो डॉक्टर साहबा आप मुझे बताइएगा कि अब आपकी जो फील्ड है वो है सोनोलॉजी, तो ये सोनोलॉजी बेसिकली है क्या? अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट हजरात हैं वो भी हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। जी, सोनोलॉजी जो है बेसिकली अल्ट्रासाउंड की जॉब है ना, आप अल्ट्रासाउंड इसमें करते हैं और अच्छी फील्ड है, इतनी इमरजेंसी नहीं होती है, बहुत कूल जो है ये एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं और बहुत अच्छी फील्ड है। आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी को, अगर कोई बिगनर्स हैं या कुछ हैं तो वो कर सकते हैं इसको। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे सोनोलॉजी की बात हो रही है तो मैंने अक्सर देखा है कि आप किसी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में जाएं तो कहीं सोनोग्राफर लिखा हुआ है, कहीं सोनोलॉजिस्ट लिखा है, कहीं रेडियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है? हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि हमें सोनोलॉजिस्ट के पास जाना है इस वक्त, या हमें सोनोग्राफर को दिखाना चाहिए, या हमें रेडियोलॉजी साइड पे जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे गई हूँ मैं जरूर इसके बारे में बात करती हूँ। रेडियोलॉजी इज टॉप मोस्ट, यानी आपने MBBS किया और उसके बाद आपने कोई भी फील्ड डिसाइड की, MBBS के बाद कि आपने जी रेडियोलॉजी में जाना है, आपने कार्डियो में जाना है, आपने यूरोलॉजिस्ट बनना है, सर्जन बनना है, मेडिसिन में कुछ करना है, फिजिशियन बनना है, तो आपने FCPS में एडमिशन ले लिया, 4 ईयर की रेजिडेंसी, 4 to 5 ईयर का रेजिडेंसी प्रोग्राम किया, फिर एग्जाम पहले पार्ट 1 दिया, फिर आपने ट्रेनिंग की किसी टर्शियरी केयर में, फिर आपने पार्ट 2 दिया। दिस इज उसमें फिर आगे वास्ट फील्ड्स है, ये रेडियोलॉजिस्ट है, और फिर आपने दूसरा है सोनोलॉजी में आपने MBBS किया, उसके बाद आपने एक कोई डिप्लोमा कर लिया या आपने कोई भी चीज कर ली और फिर आपने अपना अल्ट्रासाउंड जो है MBBS के बाद वो स्टार्ट कर दिया। सोनोग्राफर जो है उनका पाकिस्तान में तो कोई स्कोप नहीं है अल्ट्रासाउंड का, दे आर नॉन MBBS, और उसके बाद उन्होंने
अल्ट्रासाउंड कर लिया, लेकिन बाहर जो है सोनोलॉजी सोनोग्राफर्स ही करते हैं। अच्छा। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में भी इस चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट कोर्सेज MCPS भी स्टार्ट हो गया है, DMRD है। अच्छा। तो आप करके एग्जाम दें और उसके बाद आप उसको PMDC रिकॉग्नाइज होता है। तो पाकिस्तान में सोनोग्राफर की इतनी अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, बाहर आप अमेरिकन बोर्ड दे लें और बाहर जाके आपकी डॉलर्स घंटों में भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत फायदा है उसका। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली वो पाथ बहुत डिफिकल्ट है ना, बाहर तक जाना। लेकिन जाते हैं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो यहाँ से कोर्सेज करते हैं पेशेंट्स, क्योंकि जितना पेशेंट इधर है हमारे में, हर तरह का पेशेंट है। आप जो सोच रहे होते हैं वो मरीज आप 10-10 दिन में देख रहे होते हैं। बिल्कुल। आप आके अपनी ट्रेनिंग करें, एग्जाम दें बाहर का, और आप वहां जाके अपना, मैं कितने लोगों बच्चियों को जानती हूँ जो MBBS करते ही शादी होके सऊदिया चली गई, अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, फिर वो आई हैं 3-3 महीने का उन्होंने कोर्सेज किए हैं, एग्जाम्स दिए हैं जाके वहां पे, और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। सही। तो ये थोड़ा इजी वे आउट है। मतलब देखें, मैं तो ये कहती हूँ बहुत अच्छा है आप अपनी, क्योंकि देखें खवातीन की बहुत जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। कोई एक चीज उनको, और आप डॉक्टर हो ना तो आप मल्टीटास्क करते हैं। बिल्कुल। आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सारे काम वालों को भी देखना है, बड़ों को भी देखना है, छोटों, और फिर उसके साथ आप क्योंकि MBBS कर चुके हैं तो आपके अंदर से भी एक बच्चा बार बार चीख के कह रहा होता नहीं हमें कुछ करना है, कुछ। हाँ। तो और देखिए, ना करना जो है वो एक सीट को जाया करना भी है ना, देखा जाए तो। और ये क्या, और आजकल MBBS करना, अब चलो हम लोगों ने तो पुराने टाइम, अब तो इतनी महंगाई है, अब तो आप महंगा है, इतना महंगा है MBBS, मतलब आप बहुत बड़ी बात है। अव्वल तो सीट नहीं मिलती, सीट प्राइवेट में मिले तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है जी। तो फिर हम लोगों को लगता है नहीं यार हम क्यों अपना वो जाया करें। तो इसलिए फिर ये कि मुझे लगता है कि MBBS करने के बाद जो लोग सोचते हैं कि हम घर में, कि अब हम FCPS के एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, FCPS बहुत डिफिकल्ट है, फैमिली के साथ FCPS करना डिफिकल्ट भी है, और फिर अगर FCPS करके बाहर जाने तो कोई इतने महंगे एग्जाम्स देने, फिर वो 2 पॉइंट से रह गया तो आपके इतने पैसे जाया हो गए। मुझे लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहब, जो मेरे करीब लोग FCPS कर रहे हैं उनके 10-10 साल हो चुके हैं और उनके FCPS ये क्लियर नहीं हुआ है, और बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और अगर उसमें मैं लड़कों की बात करूं तो वो फिर भी उनके पास पढ़ने का टाइम होता है और बहुत कुछ होता है। लेडीज के पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। जाहिर है आपके बच्चे हो जाते हैं, आपने उनको भी फिर हर कोई कहेगा भाई आप खुद तो डॉक्टर बन गए, बच्चे देखो इतने आपके निकम्मे हैं और ये हैं। हाँ। तो जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बहुत, और लेडीज की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और मैंने देखा जो भी देखनी है, बच्चे भी देखना है, अपना घर भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, घर साफ भी रखना है। बिल्कुल। लोग कहेंगे इतनी बड़ी डॉक्टर है और इनका घर अच्छा नहीं है ना, बहुत सारी चीजों। तो मुझे लगता है लाइफ चैलेंजेस बहुत हैं। अब मैं अगर पिछले 15 साल में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही फील्ड चूज की। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी सजेस्ट करूँगी। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नाम भी अपना बनाया ना? नाम भी बना लिया, और दूसरा ये कि अब आप अपने टाइम से काम करते हैं, काम करके घर, फिर शाम में 2-3 घंटे काम कर लो। शॉर्ट स्पैन जॉब्स हैं इसकी। सही। मतलब 3 घंटे, कोई इमरजेंसी नहीं है। नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई आप, हाँ ये है कि अगर आप इसमें भी आगे से आगे बढ़ते जाएं तो बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। आप डॉपलर्स कर सकते हैं, इंटरवेंशन में जा सकते हैं, बहुत चीजें भी। अच्छा, अब आपने डॉपलर की बात करी, तो डॉपलर में और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस है? देखिए हमारे यहाँ तो लोग डॉपलर बोलते पता नहीं कौन सा बड़ा प्रोसीजर हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना। डॉपलर्स में और आम अल्ट्रासाउंड, जो आम एक आप आए और आपने नॉर्मल डॉपलर्स स्कैन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन्स हैं। अच्छा। इसमें जैसे कोई बेड रिडन पेशेंट्स हैं या आपकी नसें फूलना, उनकी आपने फ्लो देखना होता है कि भाई वेरिकोज वेन्स हुए या कोई प्लेग हुआ या कोई आप कैरोटिड में जैसे आपको स्ट्रोक हो गया है, उसमें कैरोटिड के आपको देखने चीजें,
मतलब बहुत चीजें डिटेक्शंस बहुत इजी हो गई हैं। डॉक्टर, दूसरी बात मैं सबको ये कहती हूँ, हम लोग सेकेंडरी जॉब्स है हमारी। फर्स्ट जैसे सर्जन ने हमारे पास रेफर किया है, वेस्कुलर सर्जन ने किया है या न्यूरोलॉजिस्ट ने किया है, तो हम उसको सारा पाथवे करके बताते हैं कि यहाँ पे है, आपको इस तरह सॉर्टेड करना है। और फीमेल में जैसे W जो हम ये प्रेगनेंसी के डॉपलर्स हैं, वो तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा। कंसल्टेंट को आप कि उसकी ग्रोथ के लिए डॉपलर देखना, एबनॉर्मेलिटीज के वो कितनी, अगर वो कम वीक्स के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा के पहले उसके ऑपरेशन है तो कहीं ओवल नाल उसके स्कार पे तो नहीं है, तो खोलने से पहले हम कंसल्टेंट को बताते हैं कि ये यूं नहीं है, आप इसको जरा आराम से, या ब्लड ज्यादा अरेंज कर लें, या मतलब बहुत सारी चीजें इजी कर दी हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से कंसल्टेंट्स की लाइफ में। अच्छा, मुझे बात बताएं, जैसे आप डॉक्टर की बात करिए कि वो हम वेन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्लाक है उसको, प्लाक मतलब ये कि हमारी नसों में अगर कोई चीज जम गई है, हमारी रगों में जमने की वजह से खून का जो एक बहाव होता है वो कम हो जाना है ना जी। तो अब अगर ऐसा हो गया तो यूजुअली एंजियोग्राफी वो इससे आगे प्रोसीजर्स, आगे का प्रोसीजर, वो इससे आगे के प्रोसीजर्स है। फिर वो ये बेसिक इनिशियल डायग्नोसिस हम लोग कर देते हैं, बाकी फिर आप अगर तो है तो फिर हम एंजियोग्राफी आगे चले। अच्छा, अब ये या फिर अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट आउट नहीं हो रहा इतनी, क्योंकि इतनी फील्ड आपकी लिमिटेड हो जाती है ना कि आपको कहीं आगे जाके आपको नहीं, तो फिर आप CT एंजियो करा लें या जो भी आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज़ अपनी उसमें फील किया है, पिछले 10 इयर्स में मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो गई है, बहुत ज्यादा। पहले हर केस में, कार्डियक केस के अंदर एंजियोग्राफी प्रेफरेबल होती थी कि एंजियोग्राफी कराएं, एंजियोग्राफी। अब अगर आप कार्डियोलॉजी में भी जाते हैं तो डॉक्टर्स बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स भी करा रहे होते हैं, एक्सरेज में भी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये इतना एडवांसमेंट अच्छी बात है कि आपको हर चीज जल्दी डिटेक्ट हो कि उसका आप मेडिसिन और उसका प्रोसीजर एक स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये होता था, पहले उसको लेके बैठे रहते थे, और अब तो मैं तो ये बहुत शुक्र करती हूँ कि अच्छे बड़े लीडिंग हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ताकि जो भी जाए उसको ये फैसिलिटेट हो वो, ताकि उसका आगे से आगे प्रोसीजर जल्दी से जल्दी तैयार हो। जी डॉक्टर साहब, लेकिन क्या करें, हमारी जो आवाम है ना वो डायग्नोसिस करने के लिए, टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं होती। ये बड़ा, उनको लगता है हॉस्पिटल सिर्फ टेस्ट से ही कमा रहा है। ये तो आप सीख रही हैं, लेकिन एक और जुमला भी मुझे बहुत सुनने में मिलता है। मरीज कहते हैं अब उसका टेस्ट लिखो कि ये आया है, वो कहेगा अरे ये तो नॉर्मल आ गया, अरे अच्छा हुआ, शुक्र करें, पैसे जाए हो गए हमारे, नॉर्मल आ गया। मरीजों को बोलते शुक्र करें कि नॉर्मल आया है, अल्लाह ना करे नॉर्मल आता तो उससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो मैं भी ये बहुत कहती हूँ कि अब जहर डॉक्टर जादूगर तो होता नहीं है, उसने भी जहर चीजों को देखना, ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, चीजें हुए। बिल्कुल, जैसे मैं अपने मरीजों को जब बोलती हूँ कि अपना शुगर का टेस्ट करा लें और शुगर जो है ना वो नेगेटिव आती है, तो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब आप पैसे जाया करा दिए। मैं कहती हूँ पैसे जाया नहीं है, मिठाई मंगाए और मिठाई खुद भी खाए, हमें भी खिलाए कि आपको शुगर नहीं आई। अल्लाह ना करे डायबिटीज पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी जिंदगी में एक चीज ऐड ऑन हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, फूड चेंज हो जाता है, आपकी हैबिट्स को पूरा हमने ऑल्टर करना पड़ता है, तो लोग इसको ब्लेसिंग समझते ही नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, बल्कि आपको, और आप भी देखिए, हम तो डॉक्टर हैं, हमारी खुद की फैमिली में भी अगर लोग हैं तो वो भी उसको ब्लेसिंग नहीं समझते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है। फिर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं नहीं आप वो फोटो दे दें हमें काले वाल। अरे भाई फोटो का तुम क्या करोगे, तुम रिपोर्ट तो पढ़ो पूरी कि उसके अंदर समझ क्या आएगा आपको। बहुत सारी चीजें डेली मैं देखती हूँ, बड़ा जैसे अब कोई आएगा कहेगा फ्लिकर आ गया है, मैं कहूंगी फ्लिकर आ गया है, आप 2 वीक्स के बाद आपको एंड नहीं डॉक्टर साहब नॉर्मल आ तो गया, बस अब दोबारा क्या जरूरत है अल्ट्रासाउंड कराने की। लेकिन अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना कि अब इंट्रायूट्राइन है नहीं है, फिर उसके एबनॉर्मेलिटीज के लिए, फिर ग्रोथ के लिए, फिर अगर सिजेरियन है तो फिर आपको डॉपलर मस्ट कराना है। मैं तो इतनी अवेयरनेस देती हूँ लोगों में, कहती हूँ भाई प्लीज आप कराएं, कहीं भी कराएं, जाके भले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं, कहीं भी कराएं, लेकिन कराएं। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे माइंड में ना हमेशा घूमता रहता है, अगर देखा जाए तो हमारे, अगर हम बचपन की बात करें तो हम सुनते थे हमारी नानी दादियों के ज़माने में कि भाई हमारे 12 बच्चे थे, 3 इंतकाल कर गए तो 9 रह गए, ऐसे होता था। हमारे इतने बच्चे थे, 4-5 इंतकाल कर गए तो ये 2-3-4 रह गए। तो अब अगर देखा जाए तो अब इतनी डेथ रेशियो नहीं है,
बच्चे जो बॉर्न होते हैं उनमें डेथ रेशियो नहीं है, तो ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन की वजह से। जाहिर है हर चीज आपके सामने खुली किताब की तरह आ गई है ना। आप डॉक्टर के पास गए शुरू में ही, फिर आजकल बच्चे हैं रील्स देखते हैं, जैसे न्यूली मैरिड बच्चे हैं, हर चीज को देखते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उसको मैनेज करते हैं कि भाई हमें डॉक्टर के कब जाना है, कैसे है, फिर डॉक्टर की बात को सुनते हैं और अपने ज़ाहिर अपने आप पे तवज्जो देते हैं, तो हर चीज बेहतरी की तरफ जाती है ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप चलते हैं ब्रेक की जाने, इसी टॉपिक को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छा, जरूर। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा, तो हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड के ऊपर और आप बता रही थी कि प्रेगनेंसी में कितना फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो मुझे बताइएगा कि कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए अल्ट्रासाउंड, क्योंकि यूजुअली अब देखा है कि पहले अगर देखा जाए 10 years बैक तो अल्ट्रासाउंड महीनों में एक दफ़ा होता था, और अब जो है वो जो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो हर 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 दिन में बार बार रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं। क्यों नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। इसके कोई हार्मफुल नहीं है, मतलब इसका कोई एक्सरे वाला इफेक्ट नहीं है कि एक्सरे की जो रेजेस हैं वो एबनॉर्मेलिटीज फीटस में डालती हैं। जी, लेकिन इसका कोई नहीं। आप हेड टू टो कराएं अल्ट्रासाउंड। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो वो कहते हैं हमने अल्ट्रासाउंड बहुत कराया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत गलत मिथ है ये। इसको अपने जहनों से निकाल दें और आप जितनी दफा चाहें, आप मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जो अब तो खैर हम लोग तो गायनेकोलॉजिस्ट पे चलते हैं, मंथ में 2 स्कैन्स कर लें, अच्छे रहते हैं। वैसे यूजुअली ये 6 to 7 का प्रोटोकॉल होता है शुरू में, फिर एंटी, फिर एबनॉर्मेलिटीज, ग्रोथ, और फिर बीच में एक आधा मरीज जेंडर रिवीलिंग के लिए भी कर ले कि भाई जेंडर डिटेक्शन कर दें हमें। अब यूजुअली मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन आ जाते हैं तो फिर कभी कभी। अच्छा, आप देखिए जेंडर डिटेक्शन जो है ये बाहर कंट्रीज में तो बिल्कुल मना है, कुछ कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें बिल्कुल मना है, हमारे यहाँ फिर भी होता है। तो ये आप मुझे बताइए किस क्लास में सबसे ज्यादा है? हमारी अपर क्लास में? हर क्लास में ज्यादा है डॉक्टर साहब। ये हर कोई, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग इतने कॉन्शियस नहीं है। नहीं, सभी अच्छा हैं। मेरी तो रूटीन की मैं अराउंड अभी भी हम लोग वो जेंडर बाइसनेस करते हैं। उनका कहना ये होता है कि हमें शॉपिंग करनी है, हमें अपना बेबी शावर करना है, तो आप हमें बताएं कि हम क्या करें। कि तो फिर मैं भी वैसे बहुत लेट बताती हूँ उनको, अराउंड 6-7 मंथ में मैं जाके उनको कहती हूँ चलो। शुरू में पूछने लग जाएंगे ना 12, 13, 14 वीक्स पे, 4th मंथ में ही कि हमें जेंडर बताया। मैं कहती हूँ अभी तुम्हें जेंडर पूछ के क्या करना है? जब आना तो 9 महीने 10 महीने के बाद ही, 9 महीने के बाद ही है ना। तो फिर मैं उनको 6-7 मंथ में कहती हूँ चलो अब शॉपिंग कर लो। तो कौन से मंथ में एक्चुअली पता चलना शुरू हो जाता है? 4 मंथ में, यूजुअली 4 to 5th मंथ में। मैं तो इसमें ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप सही बताएं बनिस्बत इसके कि आप गेस करते रहें, तुक्के मारते रहें। और नहीं तो लोग टर्मिनेशन भी तो करा लेते हैं अगर उनको एबनॉर्मेलिटीज में है। नहीं, अब ये टर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है ये तो उनका और अल्लाह का मामला है कि वो क्या करते हैं। हम लोग तो कभी गाइड नहीं करते गलत। मैंने तो यूजुअली मैं बेसिकली आपको पता है मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरी जो अभी तक की जर्नी रही है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ सबसे ज्यादा रही है, सही है, और अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट के साथ। जितने मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर सोनोलॉजिस्ट हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं। न्यूरो के भी हैं, न्यूरो के भी हैं। तो मैंने यूजुअली यही देखा डॉक्टर साहिबा कि मेरे साथ मेरे जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट जानने वाली हैं वो कभी भी ये मशवरा नहीं देती, नहीं देना भी एथिकली अच्छा नहीं है कभी भी। और हम लोग इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हम लोग तो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो भी है जी, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, अल्ट्रासाउंड में इनोवेशन बहुत आ रही है, सही है। AI जो है वो बेसिकली कहते हैं कि वो कुछ अरसे बाद हमारी मेडिकल फील्ड को खा जाएगा।
मैं इस पे, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मुझे मेरा बड़ा बेटा कहते हैं कि मामा बस आप जल्दी जल्दी एआई सीख लें, अच्छा। वरना आपकी जॉब जाने वाली है। अच्छा, आपकी जॉब जाने आपकी जॉब जाने वाली है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि आप ना एआई को लाएं, अपनी फील्ड में लाएं, आप उसके ऊपर वर्कआउट करें, वरना सारे रोबोट आ जाएंगे और आप सबसे पहले तो आपकी जॉब जाएगी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ऐसे मेडिकल एआई के? क्योंकि देखिए बाहर तो अब स्टार्ट हो गया है। हाँ, नहीं, अभी यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। मैंने प्रोग्राम देखा था कोई, मुझे सही इसके बारे में गाइडेंस नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। मैं भी सोच रही हूँ उसको ज्वाइन करूँ, अब टाइम निकालूंगी। मेरे लास्ट फ्यू इयर्स बैक मैंने एग्जीबिशंस बड़े अटेंड करे, हेल्थ एग्जीबिशंस। तो वहाँ देखा कि कुछ ऐसी मशीनरीज थी कि बस आपने हाथ अपना रखा और आपको फुल स्कैन कर लेंगे इनिशियल, कि आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, बता देंगे आप में इतना सोडियम है, इतना आयरन है, इतना हीमोग्लोबिन है, ये आपको इन्फेक्शंस हैं, ये है वो है। तो ये यूजफुल हैं या हम इस पे 100% रिलाई कर सकते हैं? इनिशियल तो कर सकते हैं ना। मुझे डाउटफुल लगा थोड़ा सा। एक्चुअली हमें इतनी फिजिकल चीजों की आदत पड़ गई है ना कि हर चीज अब हम लोग उसको एक्सेप्ट करते ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत यूजफुल है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कम लगता है इसके अंदर, और दूसरा ये कि जब आप यूज्ड टू हो जाएं तो फिर चीजें बेहतर होती जाती। और ये जो ऑनलाइन क्लिनिक्स का रिवाज चल गया आजकल, ये भी बेहतर है, अच्छा है। मुझे तो लगता है फिजिकल जाने, आप देखें पेट्रोल की कीमतें कितनी ज्यादा है, मरीज बेचारे भी सोचते होंगे इतनी दूर जाएंगे आएंगे, उससे अच्छा एक ऑनलाइन बुक करके अपनी बात तो करें कम से कम। नहीं, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन में कुछ मरीज तो जिनको जब तक आप ना देखें फिजिकली तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि प्रॉब्लम क्या है। मेरी फील्ड में तो आपको फिजिकल आना ही पड़ेगा। जैसे अब मेरी आपकी फील्ड में भी आना ही पड़ेगा। दाम तो नहीं ऑनलाइन ठीक हो सकता, बगैर आए कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक आप दिखाएंगे नहीं, हम जब तक आपको प्रॉपर्ली देखेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कहा जाता है कि जी जैसे लड़कियां हैं वो यूजुअली सोचती हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कोर्सेज करेंगे तो इसकी रेडिएशन मेरे लिए भी नुकसानदेह है, जितनी डॉक्टर मतलब पेशेंट के लिए उतना मेरे लिए भी नुकसानदेह है। तो आप तो इतने अरसे से कर रही हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की कोई रेडिएशन नहीं है, ये बिल्कुल नॉन हार्मफुल है। और मैं तो कहती हूँ लड़कियां जिनको शादी करनी, घर बसा, बहुत अच्छी फील्ड है। आप रेडियो करके उसमें अल्ट्रासाउंड में आ सकते हैं। बहुत अच्छा, काम, कूल, नॉन इमरजेंसी, बहुत अच्छी फील्ड है ये। बेसिक अल्ट्रासाउंड की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, जब अगर आप डॉपलर्स में या इंटरवेंशन में पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको वर्क है, काम कर सकते हैं, चीजें बहुत अच्छी नहीं। और फिर जाहिर है जब आप एक जगह पे आ जाते हैं तो फिर जाहिर है हर कोई कहता है कि भाई ये बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके पीछे जितनी स्ट्रगल एक औरत को करनी पड़ती है ना, वो बहुत मैटर करती है। जितना डिवोटेड होना पड़ता है और उसको ऐसे भी लोगों को देखा है जो कोर्सेज तो बहुत कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते। हाँ, और बुकिश में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। जितना आप प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, उतना, अब मुझे 15 इयर्स हो गए हैं, मेरे साथ बहुत सारे MCPS, FCPS, आप यकीन करें मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलता है जब वो आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और मुझे इतना अच्छा फील होता है। और फिर हम लोग उनको बताते भी हैं कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको बहुत इजी वे आउट्स चीजें मिलेंगी, और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बाहर की वीडियो थी कि वो अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्टिंग हो रही है वो एक 3D मॉडल बना के आपको दे रहे हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा जैसे बहुत सारे, अब हमने बहुत सारी बात की सोनोलॉजी के बारे में, अब जो इकोकार्डियोग्राम जो होता है वो भी इट्स आल्सो एन अल्ट्रासाउंड टाइप ऑफ हो सकता है। बहुत सारे लोग जो अल्ट्रासाउंड करते हैं MBBS, वो इको भी कर लेते हैं, तो अच्छा है, वो भी प्रोसेस बहुत। उसका भी कोर्स होता है इकोकार्डियोग्राम का? बहुत अच्छा कोर्स होता है और बहुत हेल्पफुल है। किसी कार्डियोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, उसमें इको बहुत हेल्प, जैसे अल्ट्रासाउंड है, गायनेकोलॉजिस्ट, उसमें कुछ इनोवेशंस आई हैं कि हम एंजियोग्राफी ना कराएं, हम इकोकार्डियोग्राम से आइडेंटिफाई कर लें कि क्या इशू है हार्ट में। नहीं, एंजियोग्राफी एक अलग चीज है, इको एक अलग चीज है। तो इको तो आपको, जैसे अल्ट्रासाउंड
कंपलसरी हो गया है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इसी तरह इको भी कंपलसरी हो गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले यूजुअली ऐसा नहीं होता था ना, ईसीजी ज्यादातर ईसीजी ही इको कराना बहुत बड़ी बात होती थी पहले। किसी को इको बोलते तो कहते थे अल्लाह, पता इसको कोई नहीं दिल की बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसके दिल की कोई जो है ना वो क्या होती है, शरियान बंद है और बंद हो गई है, तो बेचारा अब तो ये मरने की हालत है। बस वो भी इनिशियल स्टेज है, आप इको कराएं, मेडिसिन लें, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर जाहिर है वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी पे जाए। आई थिंक इन चीजों को हमने नॉर्मलाइज करने की जरूरत है बहुत। अब हम लोग तो देखिए अवेयरनेस बहुत देते हैं लोगों को, बिठा के समझाते रहते हैं कि भाई बहुत जरूरी, फ्री कर देते हैं लोगों के कि ताकि इनको अवेयरनेस आए, हाँ। इनका भला हो जाए किसी तरह। तो बस काफी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। नहीं, वैसे देखा जाए तो काफ़ी टाइम से मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब लोग इतना ज़्यादा डरते नहीं हैं मेडिकल टेस्ट कराने के, लेकिन एक वो भी पर्टिकुलर क्लास है। सही है, अगर आप थोड़ी सी नीचे क्लास में चले जाएं, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर अभी भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है वो लोग हमसे ज्यादा टेस्ट कराते हैं, वो ज्यादा डर जाते हैं, वो कहते वो डरते हैं। असल में वो जो टेस्ट कराते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो डर की वजह से करा रहे हैं, और वो ना जगह जगह कराते हैं। मेरा उनको हमेशा मैं देखती हूँ ना, जब भी मैं भी बहुत पेशेंट, मैं 2-3 वेलफेयर हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हूँ 15-15 साल से। जब आएंगे इतने उनके पेपर्स होंगे, फिर खोल के मैं पढ़ती हूँ, कोई एक साउथ कराची का है तो एक नॉर्थ कराची का है, तो एक मैं उनसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होता है आप वहां तक पहुंचते कैसे? नहीं, हमें फलान डॉक्टर का बताया था, फिर हमें वहाँ जिना का पर्चा तो लाजमी होगा उनके पास। अच्छा, तो और अगर कार्डिक का प्रॉब्लम है तो NICVD का पर्चा भी उसके अंदर लगा। मतलब मुझे तो जुबानी याद हो गई किसके पास कौन कौन से पेपर उसके अंदर। तो ये कि बस अवेयरनेस नहीं है, जिसने जहां से बताया वहां चले गए जी, वहां बताया था वहां। मेरा कहने का मकसद ये कि जब मरीज को चाहिए एक जगह पे ही जहां पे वो इलाज करा रहा है उसको वहीं पे ही सेट, जब तक कि वो डॉक्टर उसको ये ना बोले कि भाई अब आप आगे को कहीं और स्पेशलाइज को दिखा ले जो इस चीज का है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई तो वो मुझे बता रहे थे कि जब से ये हमारी सड़कें बन रही हैं, सही है, तो जब से किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं। बहुत ज्यादा। क्यों? देखिए आपने मैं जिससे बात करूं डॉक्टर यही कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड की, आप तो पूरे शहर की मैं बात कर रही हूँ कि पूरे शहर में आप देखें तो जिस तरीके के हालात हैं, आप रोड की हालत देखें तो अल्ट्रासाउंड वाले बहुत खुश हैं। जो रोड आपने, जो रास्ता आपको 5 to 8 मिनट का है, मैं अपनी भी बात करती हूँ, हॉस्पिटल लेट पहुंच रहे हैं, वो 45 मिनट में आप तय करते हैं। और आप रोड देखें, इतनी बम्पिंग है, मतलब नई गाड़ी का कोई हाल नहीं रहता, तो फिर का क्या हाल रहेगा? मैंने यही सुना है कि गॉल ब्लैडर में जिनके स्टोन्स होते हैं वो अगर वो इतने ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस बढ़ गए हैं कि आपकी सोच होगी, मतलब जो स्टोन कई महीनों से उसके गॉल ब्लैडर में था या जो किडनी में 2 चक्कर लगाए, वो 2 चक्कर लगाए और वो नीचे आ गया। यार ये तो एक मजाक की बात भी है, लेकिन है भी क्योंकि मुझे लगता है ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए KUB जो है अल्ट्रासाउंड, किडनी का जो अल्ट्रासाउंड होता है, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो क्या वो डिटेक्ट कर लेता है या हमें CT स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल डिटेक्ट कर लेता है, एग्जैक्ट साइज वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्ट साइजेस, और जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस में अगर है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, अपन प्रॉक्सिमल यूरेटर तक भी वो हम लोग उसको डिटेक्ट आउट करके देते हैं। नीचे डिस्टल यूरेटर, लेकिन जो मिड पार्ट है उसके लिए अगर तो बहुत ज्यादा डायलेटेड होता है फिर हम CT पे भेज देते हैं, और जो बहुत ज्यादा अवेयर पेशेंट है ना वो खुद ही से अपना CT KUB पाइलोग्राम करा। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर के लिए भी फील्ड बड़ी हो जाती है ना, जिस सर्जन के लिए भी, कि भाई हमें कौन सी जगह पे कैसे उसको ट्रीट अप करना। आप बहुत सही बात कह रही हैं कि अब जो वेल अवेयर पेशेंट है वो खुद ही कह देता है कि CT कराएं। एक टाइम वो भी था जब CT स्कैन या MRI सजेशन होती थी तो लोगों के यहाँ खत्मे कुरान हो रहे होते थे, आंखें बाहर। अभी अपेंडिक्स में भी बहुत ज्यादा CT स्कैन की वैल्यू हो गई। पहले तो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ढूंढते रहते थे, पानी
उसकी क्लिनिकल, फिर उसके लैब टेस्ट। लेकिन अब मरीज खुद ही, सर्जन्स भी, इवन हम भी ज़रा आगे थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, आगे उस पर बातचीत होती रहती है लोगों से, तो वो कहते हैं कि नहीं सीटी बेहतर है, आप सीटी करा जी। लें। डॉक्टर साहब ना अपेंडिक्स की बात करें, मुझे बताइएगा कि अपेंडिक्स में अगर पेन हो जाए पेशेंट को, तो क्या उसको फौरन निकलवाना ही इसका हल है? हाँ, फौरन आप सर्जन रिव्यू लें। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि डॉक्टर ने जबरदस्ती मेरा अपेंडिक्स निकाल दिया। नहीं नहीं नहीं, आप अपेंडिक्स का जो मरीज है ना, हाँ आप देख के बता देंगे कि ये अपेंडिक्स का मरीज है। हाँ, अच्छा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अपेंडिक्स, मतलब जो बिल्कुल ही आप देख के बता देंगी कि ये अपेंडिक्स। मतलब क्या उसमें क्या ऐसा नजर मतलब वो आ रहा होगा? उसको इतना पेन होगा कि आप वॉमिट, और बहुत एक जगह पे उसका Fever? पेन, नहीं फीवर नहीं, फीवर अच्छा। को तो बेचारे को होश ही नहीं होता अभी तो वो पेन से ही नहीं निकल पा, और वो बिल्कुल कल्टी होता हुआ आपके पास आए, ये तो मेन अच्छा। साइन है। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मरीज कल्टी खाता हुआ आपके पास आएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि फिर ये- जरा लैब टेस्ट कराते हैं, सर्जिकल रिव्यू ले लेते हैं। कभी कभी अपेंडिक्स रिट्रोसीकल होता है तो आपको अल्ट्रासाउंड पे नहीं डिटेक्ट होता, तो फिर कंसल्टेंट ज़ाहिर है वो भी इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं सर्जन्स के, वो तो हाथ रखते ही बता देते हैं कि इसको अपेंडिक्स है। साइन सिम्टम्स बहुत मैटर, हिस्ट्री बहुत मैटर करती है मरीज की हिस्ट्री। अब कई मैं लोगों को जानती हूँ इतने अल्ट्रासाउंड करते हैं, मरीज से बात ही नहीं करते, तो जो समझ आया रिपोर्ट बनाई और दे दी। हाँ। आपको हिस्ट्री जो है ना वो आपको खुद मरीज चाहता है कि आप उससे बात करें, मुझे जी। सुन तो लो। अच्छा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, मैंने देखा है, अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखेंगे, हटाएंगे, कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ, पूछेंगे भी नहीं कि तुम आए क्यों थे, हालांकि या मतलब मुझे- तुम्हारा वो कहते हैं कि बस डॉक्टर्स ने लिख दिया था कि ये वाला अल्ट्रासाउंड करना है तो ये करना है। अगर डॉक्टर ने लिख भी दिया है तो एक सोनोग्राफर या सोनोलॉजिस्ट की भी तो जिम्मेदारी है कि वो पूछे कि डॉक्टर ने तुम्हें ये सजेस्ट क्यों किया है। क्या दूसरी बात ये है कि मरीज भी चाहता है कि उसकी कोई बात सुने बैठ के, बिल्कुल। और अल्ट्रासाउंड की फील्ड ऐसी है कि अल्ट्रासाउंड सोचते हैं कि नहीं कि बस हमें प्रॉबिंग ही करनी है। हाँ, बस प्रोब रखा, और- नहीं तुम्हें कुछ नहीं, जाओ, तुम्हें है नहीं जाओ। मैं तो कहती हूँ मैं तो मरीज को सुनती हूँ, मतलब मैं उससे बात करती हूँ, तो मेरी मतलब फैन फॉलोइंग, आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि उसका ट्रस्ट भी बढ़ जाता उसका है। ट्रस्ट, वो बार बार कहते हैं मुझे सुन तो लो, हालांकि उसको मुझे पता होता है उसने अगला जुमला क्या कहना है। हाँ, मुझे ये भी पता होता है कि वो उठते हुए उसने क्या कहना है, लेकिन मैं वो बस बार बार मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, आप जो जैसे एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स ना पेशेंट की बात सुनते नहीं है। मैं भी अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मैं पेशेंट जो बेचारा कहना चाह रहा है उसकी बात को सुने। और अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट कभी कभी अपने घर के राज तक आपको बता के चला जाता है अपनी सीक्रेसी। जब हम लोग फारिग बैठे होते हैं, जब हम थोड़े से फारिग उनको नजर आ जाए कि हम आज थोड़े से फ्री हैं, जाने का टाइम है, तो अपने घर की स्टोरी, बच्चों की स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी, अपने डॉक्टर सर ना अब टाइम भी हमें इतना इन फील्ड्स में हो गया है ना, अब हम वो नए नवेले तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल। कि बस काम किया और घर और हाँ। अपनी याद कर रही हैं, और अब ये कि थोड़ा सा हम लोग भी टाइम देते हैं। और मैं तो अपनी बात सोचती हूँ, मेरे तो जरा बच्चे सब बिजी हो गए हैं, कामों पे हैं, तो टाइम होता है, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि देना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उसको आगे तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे फैटी लिवर के बारे में बताइएगा कि फैटी लिवर बड़ा कॉमन हो गया है। हम बहुत ज्यादा, अब जाहिर है बाहर की चीजें हम छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल और हमारा कल्चर भी ऐसा है ना पाकिस्तान का, बिल्कुल। खाने फूडी, कराची तो स्पेशली सिर्फ खाना ही है, और खाना। क्या है उसके अलावा, खाने के अलावा कोई नहीं और चीजें तो बहुत है, समंदर भी है हमारे पास, अच्छा। इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, हाँ, माशाल्लाह सही। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस हमारा फूड पे है। कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान का ही मुझे हाँ। लगता है। अब जो रील्स मेरी नजर से भी कभी गुजरती हैं, कोई बस खाने Food. पीने की ज्यादा बात कर रहा है। हाँ, बस उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए, और ये रिवर्सिबल नहीं है, और इसका कोई हार्मफुल भी नहीं है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ, वो ये है कि आप मुझे बताइएगा कि जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इंटर किया, मैट्रिक किया, या ए लेवल्स, ओ लेवल्स किया, उसके बाद उनका एडमिशन नहीं हो पाया MBBS में, BDS में, PharmD में, या फिजियोथेरेपी में, तो क्या हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसी फील्ड है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर काम करे, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करे, तो ऐसा वो क्या करे कि उसको हॉस्पिटल से एसोसिएट भी हो जाए और उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए? और आपको पता है MBBS BDS बहुत एक्सपेंसिव है,
तो पेरेंट्स प्राइवेट बहुत जी, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये जरूर बोलूंगी कि बच्चों को आना चाहिए। अलाइड साइंसेस की जो फील्ड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसमें फिजियोथेरेपी हुआ, लैब्स हुए, और न्यूरो साइंसेस वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। न्यूरो साइंस इतनी अच्छी फील्ड है कि आप लोग उसको देखेंगे, आगे थोड़ा उसको स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि किस तरह उसमें बच्चे AKU तक जाते देखे हैं मैंने। और इसके अलावा उसमें और रेडियोलॉजी टेक है उसमें, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। और आप भले मेरा कांटेक्ट नंबर भी दे सकती हैं, मैं उसके लिए आपको फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस बहुत अच्छा है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। आपको पता लगेगा जिंदगी में कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी जिंदगी में कुछ जिंदगी है, और वो जिंदगी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप लोग जब बाहर भी अप्लाई करेंगे ना उनके लिए बाहर एक्सेस ज्यादा इजी है। उसमें आपको इतने एग्जाम्स दी, डॉक्टर्स बेचारों को तो एक प्लैब या MLE करने के लिए लाखों के पेपर देने पड़ते हैं, उसमें आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, और आगे के लिए आपको फील्ड्स बहुत अच्छी हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो पे आने का, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का। अब हम चलते इख्तिताम की जानिब। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे किसी नए डॉक्टर, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।